आज हम बात करने जा रहे हैं जूट के बारे में। जूट के बैग्स तो सभी ने यूज किए होंगे। आज हम सीखेंगे कि जूट की एक गुड क्वालिटी जूट की प्रोडक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जूट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो इसका जो नेटिव है वो इंडो बर्मल रीजन है। ठीक है, इंडो बर्मल रीजन से ये हमें मिला है। इंडिया में बहुत टाइम से लगाया गया है और इसके साथ साथ इंडिया एंड बांग्लादेश सबसे मेजर प्राइमरी सेंटर्स हैं जूट बनाने के। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर भी स्पेसिफिकली, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली हमको देखने को मिलती है ईस्टर्न इंडिया में, जिसके दो रीजंस हैं। पहला तो जूट को जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जूट को हम थोड़ा सा समझें, जूट को चाहिए है वार्म बट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब गर्म हो लेकिन उसके साथ साथ उसको ह्यूमिडिटी चाहिए। बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, नखड़ेबाज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो वो पहला तो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन उसको वहाँ मिल जाती है ईस्टर्न इंडिया में, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब रीजन्स में, असम वाले रीजन्स में। दूसरा, जूट के अंदर हम एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, दैट इज रेटिंग, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो जो रेटिंग का प्रोसेस होता है उसको बहुत इजी हो जाता है परफॉर्म करना अगर हमारे पास कोई आसपास में वाटर बॉडी अवेलेबल हो। तो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर और ये सब रिवर्स इस रीजन में पड़ते हैं, इसीलिए भी ये रीजन ज़्यादातर सूटेड होते हैं हमारे जूट के कल्टीवेशन के लिए। स्पीशीज एंड वेराइटीज जूट की, ठीक है, हम लोग मेजरली दो स्पीशीज कल्टीवेट करते हैं, जिसमें से वन इज व्हाइट जूट जिसका नाम है कॉर्कोरस कैप्सुलारिस, एंड एक है तोसा जूट जिसका नाम है कॉर्कोरस ओलिटोरियस। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे। जो हमारा व्हाइट जूट है कॉर्कोरस कैप्सुलारिस, तो कैप्सूल से याद रखना व्हाइट, एंड कॉर्कोरस ओलिटोरियस, ओलिटोरियस ऑयल से याद रखना, थोड़ा इसका गोल्डनिश कलर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इनके बीच बेसिकली इनकी पहले तो हम वेराइटीज डिस्कस करते हैं, विच इज बहुत इजी टू रिमेंबर, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देयर इज JRC एंड JRO, जूट रिसर्च फॉर कैप्सुलारिस वेराइटी एंड जूट रिसर्च फॉर ओलिटोरियस वेराइटीज। तो अगर हम लोग कैप्सुलारिस की बात कर रहे हैं, कॉर्कोरस कैप्सुलारिस विच इज व्हाइट जूट, तो उसकी वेराइटीज में आ जाते हैं JRC 212, JRC 521, JRC 321। तो JRC का मतलब है जूट रिसर्च फॉर कैप्सुलारिस वेराइटी। ठीक है, तो ये याद रहेगा। और ओलिटोरियस के लिए JRO 524, JRO 878, ये हमारी ओलिटोरियस की वेराइटीज है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट जूट एंड तोसा जूट। देखो, जो आपका कैप्सुलारिस है, कॉर्कोरस कैप्सुलारिस, वो थोड़ा सा कम क्वालिटी में अच्छा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो डिफरेंस कलर का है, ये व्हाइटिश कलर का है, और जो तोसा जूट है आपका ओलिटोरियस वो गोल्डन कलर का होता है। फिर जो आपका तोसा जूट है वो सुपीरियर क्वालिटी का है, और जो व्हाइट जूट है वो थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का है, उतना सुपीरियर क्वालिटी का वो नहीं है। इसके अलावे जो हमारा व्हाइट जूट है, बस इसके अंदर प्लस पॉइंट यही है कि वाटर लॉगिंग टॉलरेट कर सकता है। जो तोसा जूट है वो बिल्कुल भी वाटर लॉगिंग टॉलरेट नहीं कर सकता। तो अगर हमको सुपीरियर क्वालिटी लगाना है, लेकिन अगर हमको पता है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी हमारे फील्ड में, तो हम लोग तोसा को नहीं लगा सकते। मेजर डिफरेंस है ये, कलर अलग है, साथ में जो व्हाइट जूट है वो वाटर लॉगिंग को विथस्टैंड कर सकता है, लेकिन तोसा नहीं कर सकता। एंड इसके अलावा जो हमारा व्हाइट जूट है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम अच्छी होती है कंपेयर टू आपके गोल्डन जूट की, तो वो थोड़ा सा कोर्स ज़्यादा होता है, जबकि गोल्डन जूट सुपीरियर क्वालिटी का होता है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन व्हाइट एंड तोसा जूट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या जूट से सिर्फ बैग्स बनते हैं? नहीं, जूट से जो फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं वो बहुत हाईली इलास्टिक होता है, एंड सबसे बेस्ट पार्ट जूट के बारे में ये है कि इससे जो हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं दैट इज 100% बायोडिग्रेडेबल। इसी रीजन से हमें ये बोला जाता है कि हमको प्लास्टिक की जगह पे जूट के बैग्स वगैरह यूज करने चाहिए। इससे जो फाइबर ऑब्टेन होता है ना, इससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जो स्टर्डी चीजें होती है, जैसे कि रोप्स वगैरह बनाते हैं हम, इनसे इनकी मदद से हम बैग्स वगैरह बनाते हैं, स्टैक्स बनाते हैं। एंड जूट को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। जूट की जो लीव्स होती हैं उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जूट के थ्रू हम बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज मनी भी अर्न करते हैं। तो जूट की बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको ग्रो करना बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है जैसे कॉटन था। सोइंग ऑफ जूट, ओके, तो सोइंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉइल, या तो अलूवियल लोम या फिर क्ले लोम सॉइल का, वो सबसे अप्रोप्रिएट होता है जूट को लगाने के लिए।
अब अगर हम समझे जूट की सोइंग के प्रोसेस को, सबसे पहले आता है कि टाइम ऑफ सोइंग। अब सोइंग का टाइम अगर आप कैप्सुलारिस यूज कर रहे हो तो अलग है और ओलिटोरियस यूज कर रहे हो तो अलग है। कैसे अलग है, क्यों अलग है? देखो, मैंने शुरू में बताया कि जो आपका कैप्सुलारिस है वो तो वाटर लॉगिंग को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो टोसा जूट है यानी कि जो ओलिटोरियस है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग कैप्सुलारिस को प्री मानसून लगा रहे हैं तो चलेगा, लेकिन हम लोग तोसा को प्री मानसून नहीं लगा सकते, हम उसको मानसून के ऑनसेट पे लगाते हैं। तो अगर हम लोग कैप्सुलारिस की बात करें तो मार्च अप्रैल, और ओलिटोरियस अगर हम लगा रहे हैं तो अप्रैल मई। लेकिन दोनों का हार्वेस्ट सेम टाइम पे होता है, क्योंकि कैप्सुलारिस का जो लाइफ स्पैन है, जो उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, वो 120 से 180 से 200 डेज का है। जबकि अगर हम बात करें तोसा जूट की तो इट इज अराउंड 120 टू 150 डेज। तो थोड़ा जल्दी मैच्योर हो जाता है, तो थोड़ा लेट से लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमको। अब जूट की सोइंग करते वक्त सीड रेट भी अलग अलग है कैप्सुलारिस और तोसा ओलिटोरियस का। क्यों अलग है? जो हमारे कैप्सुलारिस के सीड्स हैं, जो वाइट जूट के सीड्स हैं, वो थोड़े ज़्यादा छोटे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कैप्सुलारिस के पौधे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती, तो हम लोग ज़्यादा प्लांट अकोमोडेट करते हैं एक एरिया में, इसलिए उसका सीड रेट 10 से 12 kg पर हेक्टेयर है। जबकि ओलिटोरियस के केस में ब्रांचिंग ज़्यादा होती है और सीड्स भी बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है, इसीलिए उनको हम लोग सो करते हैं एट द रेट ऑफ सीड रेट उनकी होती है 5 to 7 kg पर हेक्टेयर की। देखो, ट्रेडिशनली तो हम लोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन हमको भी पता है कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड में बहुत सारे नुकसान है हमारे। क्या नुकसान है? देखो, जब हम लोग किसी भी चीज को ब्रॉडकास्टिंग मेथड के थ्रू शो करते हैं तो हमको पहले तो स्टैंड इवन नहीं मिलता है, इसके बाद फर्टिलाइजर्स वगैरह अप्लाई करना मुश्किल है, इंटर कल्टिवेशन करना मुश्किल है, इसके साथ साथ वीड इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग इसको, अगर हमको अच्छा यील्ड चाहिए तो हमको लाइन सोइंग करनी चाहिए, जहां पे रो टू रो का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो, प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो, तो सबसे बेस्ट होता है। अब इसको सो करने का ना थोड़ा सा एक प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जो बीज होते हैं उनको हम लोग पहले 6 से 12 घंटे के लिए सोक कर देते हैं। थोड़ा, जैसे मैंने बताया ना कि जो जूट के सीड्स है ना थोड़े छोटे होते हैं, तो उनको फील्ड में डालने से पहले हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि उनके अंदर पानी का इम्बाइबिशन हो जाए, ताकि वो प्रॉपरली जर्मिनेट करें। एक इवन जर्मिनेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोग उसको पहले प्री सोक कर देते हैं 6 से 12 घंटे के लिए पानी में। इसके बाद जूट के केस में जो फंगस लगने के चांसेस, सीड बॉर्न पैथोजेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम इसकी एक सीड ट्रीटमेंट भी करते हैं प्री सोइंग, विच इज कार्बेंडाजिम के साथ। याद रखना, कार्बेंडाजिम इज अ फंजीसाइड, ठीक है, सिस्टमिक फंजीसाइड। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, एंड देन उसके बाद फाइनली इसकी लाइन सोइंग से हम लोग इसको सो कर देते हैं। अनदर वेरी एसेंशियल प्रोसेस जो कि इसकी सोइंग में आता है, विच इज थिनिंग। तो जब हमने अभी देखा ना कि हम लोग जब कैप्सुलारिस लगा रहे हैं, लेट्स से दोनों लगाते हैं तभी भी, लेकिन कैप्सुलारिस लगा रहे हैं तो एक साथ हम बहुत सारे पौधे एकोमोडेट कर रहे हैं, तो एक स्पॉट में एक से अधिक सीड हम डालते हैं, लेकिन बाद में हम उसकी थिनिंग करते हैं। तो जो थिनिंग होता है वो आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है, यानी कि 2 to 3 मैच्योर लीफ स्टेजेस में कर देना होता है, ताकि रूट डिस्टर्बेंस ना हो। थिनिंग का मतलब होता है कि एक जगह पे आपको 2 पौधे दिख रहे हैं, जो ज्यादा हेल्दी है उसको रहने दो, और जो डैमेज्ड है उसको आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो उसको हम थिनिंग कहते हैं। तो थिनिंग हम लोग करते हैं 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग में, और प्लांट की डिस्टेंस हम लोग रखते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर। नाउ दिस क्रॉप इज नॉट वेरी मच नखरेबाज, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा चीजें चाहिए नहीं है, एक वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। यानी कि देखो, इसमें हमने ये चीज भी पता कर ली है कि जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। अगर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री से कम होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगी, और 40 डिग्री से ऊपर होता है तो भी प्लांट में डैमेज होता है। फाइबर डिपोजिशन जो है, जो हमको अल्टीमेटली तो हम फाइबर ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, वो अच्छे से नहीं हो पाता अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन 37 सबसे ऑप्टिमम है, वो रेंज में टेम्परेचर रहे तो इसके लिए बेस्ट है। इसको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी का मतलब है कि रेनफॉल रिक्वायरमेंट इसकी केवल 800 से 1000 mm है, विच इज बहुत कम कंपैरेटिवली, लेकिन ह्यूमिडिटी 65 to 90% मेंटेन कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए जब हम लोग जूट को लगा रहे हैं। इसीलिए ईस्टर्न इंडिया सबसे अप्रोप्रिएट रीजन है जूट को ग्रो करने का। इरिगेट इसको इस वे में करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सोइंग के टाइम पे हमने पानी दे दिया, इरिगेशन कर दिया, क्योंकि जर्मिनेट होना चाहिए, तो जर्मिनेशन एक क्रिटिकल स्टेज है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेज आपकी होती है नी हाई स्टेज। अदर देन दैट 15-15 दिन के इंटरवल में हम लाइट इरिगेशन इसमें करते रहते हैं। इसके वाटर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस यही है कि ह्यूमिडिटी
क्रॉप के अंदर फाइबर डिपोजिशन अच्छे से होने के लिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो हमें 5 से 10 टन FYM अपने फील्ड में पहले इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए जूट लगाने से पहले। इसके बाद NPK रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम है, रेशियो है 40-20-20, बहुत ज़्यादा नहीं है। और नाइट्रोजन का हम स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं, तो एक सोइंग के टाइम पे हम कर देते हैं, दूसरा हम लोग थिनिंग जब कर रहे होते हैं, जब हम लोग अपने वीक प्लांट्स वगैरह को रिमूव कर देते हैं थिनिंग के थ्रू, उसके बाद हम एक बार और नाइट्रोजन का स्प्लिट एप्लीकेशन कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम लाइट सॉइल में जूट को लगा रहे हैं तो जिंक डेफिशिएंसी कॉमन होती है, जिसके लिए ZnSO4 हम अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्टिलाइजर्स के केस में इतना ही है। इसके लिए वीड मैनेजमेंट के लिए बहुत सिंपल कल्चरल मैकेनिकल मेथड से वीड मैनेजमेंट हो जाती है, अगर आपने ब्रॉडकास्टिंग नहीं की है तो। ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो वीड मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वीड मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल स्टेज होता है पहले के 60 दिन, जिसमें हम लोग ऐसे 20-20 दिन के इंटरवल में 3 बार वीडिंग हम करते हैं। अब चाहे हम कल्चरल मेथड्स के थ्रू करें या फिर हम उसको मैकेनिकल हैंड होइंग या फिर हैंड वीडिंग के थ्रू करें, या तो हम लोग केमिकल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि फ्लूक्लोरिन, या फिर हम यूज कर सकते हैं पेंडिमिथिलिन एज अ वीडीसाइड, उसके वीड के इन्फेस्टेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा आ जाता है इसकी हार्वेस्टिंग हमको करनी होती है। ये चीज अभी इस लेक्चर से अगर कोई चीज हमको याद करनी है और दिमाग में लेके जानी है, दैट इज कि इसकी हार्वेस्टिंग हम करते हैं 50% कैप्सूल फॉर्मेशन स्टेज में। क्यों? क्योंकि अगर आप हार्वेस्टिंग समय से पहले करोगे तो भी इसमें दिक्कत है, समय के बाद करोगे तो भी इसमें दिक्कत है। अगर आप हार्वेस्टिंग समय से पहले कर ले रहे हो तो आपकी यील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कंप्लीटली फाइबर डिपोजिशन हुआ नहीं है, तो भले थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी का फाइबर आपको मिले लेकिन आपकी यील्ड कम हो जाएगी। और अगर आप समय के बाद हार्वेस्टिंग कर रहे हो तब आपकी क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि न्यूट्रिएंट कम हो रहे हैं ना सॉइल में, तो क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है। तो ऑप्टिमम बस इस केस में, जूट के केस में एक चीज जिसका हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो हार्वेस्टिंग का टाइम ही है, कि 50% कैप्सूल फॉर्मेशन स्टेज ही वो स्टेज है जहां पे हम इसकी हार्वेस्टिंग करें। अब आते हैं हम जूट के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेलिकेट प्रोसेस में, जिससे हमें फाइनली अपना फाइबर ऑब्टेन होता है, विच इज रेटिंग इन जूट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे लिटरली हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो रेटिंग ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए, बट हो क्या रहा है इसके केस में, पहले हम ये समझते हैं रेटिंग का मतलब क्या है। पहले तो देखो, रेटिंग का मतलब होता है, अभी जूट जो है वो एक वुडी स्टेम है और उसके ऊपर फाइबर भी लगा हुआ है, ठीक है। अभी जूट का कंडीशन ये है और उसके अंदर प्रेजेंट है पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, ऐसी चीजें जिसने उसको बाइंड की हुई है। हमको बस फाइबर से काम है, हमको वुडी स्टेम से कोई काम नहीं है, हमें पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज से भी कोई काम नहीं है। तो हमको बस अपना फाइबर ऑब्टेन करना है, वो हम करते हैं माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन करके। मतलब माइक्रोब्स की मदद से हम अपने जूट में प्रेजेंट, जूट के बंडल्स में प्रेजेंट जो हमारे पेक्टिन्स होते हैं, हेमीसेल्यूलोज होते हैं, जिन्होंने जूट को बांध के रखा हुआ होता है, उनको हम डीकम्पोज करवा देते हैं, जिससे हमारे लिए जूट का फाइबर एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो एक एक करके समझते हैं रेटिंग के ऑपरेशंस को कि हम कैसे प्रोसीड करते हैं। देखो, मैंने बताया अपन हार्वेस्टिंग करते हैं कब, 50% कैप्सूल फॉर्मेशन स्टेज में। हार्वेस्टिंग कर ली, अब इक्वल लेंथ के सबसे पहले आपको बंडल्स बनाने, तो द स्टेप 1 इज बंडलिंग, जिसमें आप इक्वल लेंथ के बंडल बनाओगे, इवन रहना चाहिए ताकि इवनली रेटिंग का प्रोसेस हो सके। एंड देन हम इस बंडल को करते हैं इमर्स, यानी कि डुबाते हैं हम इसे पानी में। अब देखो, पानी में अगर फ्लोइंग वाटर है तो सबसे बेस्ट होता है, उसमें हम इसको जाके डुबा देते हैं और इसको हम किसी चीज से थोड़ा सा वेटेड कर देते हैं, चाहे वो किसी लॉग से हो या फिर बैम्बूज वगैरह की मदद से इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर भार देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमर्शन, विच इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड प्रोसेस है स्टीपिंग। अब वो पानी में आराम कर रहा है, मतलब अंदर उसके माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन शुरू हो गई है, और उसके बाद रेटिंग का जो पीरियड होता है वो लगभग 8 से 20 दिन, 25 दिन का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वाटर किस तरीके का हम यूज करें। क्योंकि देखो, पानी अगर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, साथ ही साथ में प्रॉपर चीजें हमने की हुई है, माइक्रोब्स को अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, तब वो बढ़िया से जल्दी रेटिंग की प्रोसेस होगी, तो जल्दी भी हो जाती है। तो रेटिंग पीरियड इज द फोर्थ स्टेप। The fifth step is going to be test for completion. अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि रेटिंग हो गई है? देखो, हम रेटिंग को पता करना इज वेरी सिंपल। जब भी हम उसको पुल करेंगे ना, मतलब हम उसको छू के देखेंगे और एक फाइबर सेपरेट करने की कोशिश करेंगे ना, तभी बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा आराम से निकल जा रहा है, मतलब पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज डिसॉल्व हो गए हैं, डीकम्पोज हो चुके हैं।
तो मतलब रेटिंग हो गई है। एक बहुत कॉमन चीज होती है जूट के केस में ओवर रेटिंग, जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में ना एक आध बार जाके हमको उसको पलट भी देना चाहिए जो हमारे बंडल्स है, ताकि इवनली रेटिंग हो सके। ठीक है, अब हमको पता चल गया रेटिंग हो गई है। अब हम करते हैं स्ट्रिपिंग, यानी मैनुअली फाइबर को रिमूव करते हैं, या तो उसको पीट के, ठीक है, या फिर उसको मैनुअली खींच के हम रिमूव करते हैं। फाइबर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको हम रनिंग वाटर में साफ करके कुछ दिन के लिए सन ड्राई कर देते हैं। अब हमको फाइबर ऑब्टेन हो चुका है, एक गुड क्वालिटी फाइबर का लेंथ भी अच्छा होगा, वो टेंसाइल होगा, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जूट की मदद से हम रोप्स वगैरह बनाते हैं, तो वो जितना स्ट्रांग होगा उतना बेस्ट होगा। कलर तो डिफर करेगा, अगर आपने व्हाइट जूट लिया है तो व्हाइटिश कलर होता है, अगर आपने तोसा जूट लिया है तो वो गोल्डन टाइप के कलर का जूट होता है। देन ये उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स है, मतलब उसका लस्टर, उसकी यूनिफॉर्मिटी, उसका फाइबर स्ट्रेंथ, उसकी फाइननेस, दीज आर ऑल द क्वालिटी पैरामीटर्स जिससे हम डिसाइड करते हैं कि गुड क्वालिटी जूट हमने ऑब्टेन किया है या नहीं किया है। एंड दिस इज हाउ वी कल्टिवेट जूट इन आवर कंट्री।